वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप जीएस सेक्शन भी कवर करना चाहते हैं तो दोपहर 1 बजे क्लास आती है। तो चैनल पर विजिट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज हम लोग प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। विज्ञान के आगे के 420 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अब इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ कमेंट ज्योग्राफी के लिए हैं, बाकी ज़्यादातर कमेंट पॉलिटी के लिए आ रहे हैं। तो जब तक साइंस चल रहा है तब तक आप बता सकते हैं किस सब्जेक्ट को करना चाहते हैं और जिस भी सब्जेक्ट के लिए कमेंट्स ज़्यादा होंगे वही सब्जेक्ट मैं पहले स्टार्ट कर दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, सारे होंगे, लेकिन एक एक करके मैं करती जाऊंगी। तो इसके बाद आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। वैसे तो जीएस में आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और बहुत अच्छे वे में चल रही हैं। मैपिंग के साथ में क्लासेस कंप्लीट करा रही हूँ। तो अभी कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें सॉइल वाला चैप्टर आ जाएगा। पिछले चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, उसमें काफ़ी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। इंडियन ज्योग्राफी में आपने नहीं देखा है तो क्लास ज़रूर देख लीजिए। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो ये प्लेलिस्ट है ये तो आपको फॉलो ही करनी है। इसके अलावा आप देखेंगे आरओ के लिए मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं और अभी जो पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी उसकी भी एनालिसिस करवा चुकी हूँ। अगर आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए। जो अभी रिसेंट पेपर हुए हैं उनको देखते चलिए, वैसे ही प्रश्न अब आगे भी बनने वाले हैं तो उस तरह के कंटेंट के लिए आपको पढ़ाई भी वैसे ही करनी पड़ेगी। तो पहला आज का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड। ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी है टायरोसिन, ऑप्शन सी है साइटोसिन और ऑप्शन डी है ग्वानिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टायरोसिन डीएनए में प्रेजेंट होता है। वैसे तो एडेनिन, टायरोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन चारों होते हैं, लेकिन ये अमीनो एसिड नहीं बनाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है और केवल एक ही बच्चे ने कमेंट किया था। इसका राइट आंसर होगा डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अगला प्रश्न है राइबोजाइम क्या होते हैं। ये डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स होते हैं या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आरएनए में होते हैं। आरएनए होता है राइबोजाइम जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कैल्सीफेरॉल के स्रोत हैं। कैल्सीफेरॉल किसे बोलते हैं, वाइटमिन्स मैंने पढ़ाया था ना, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसमें पहला है चीज़, सेकंड है मछली, तीसरा है अंडा और 4 है जो चौथा है इसमें सूरज की रोशनी या सनलाइट दी गई है। सोर्सेज बताना है विटामिन डी के कौन कौन से होते हैं और देखिए साइंटिफिक नेम दे करके आपको कंफ्यूज किया गया है और ऐसे ही प्रश्न आप पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आपसे अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा विटामिन डी के स्रोत बताइए, कैल्सीफेरॉल या फिर रेटिनॉल ऐसे दे करके सोर्सेज मैच करने को आ सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों के चारों स्रोत हैं कैल्सीफेरॉल के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग ऑफ अ वुंड। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो विटामिन सी होता है ये घाव भरने में सहायता करता है, घाव भरने में आपके जो वुंड होते हैं उनको हील करने में हेल्प करता है। विटामिन सी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है और विटामिन सी का आप लोग साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न में बताना है कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है। वन इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें आयरन है, जिंक है, सल्फर है और मैंगनीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से जो सल्फर है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसके अलावा सारे आयरन, जिंक, मैंगनीज ये क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ट्रेस तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट। जिंक,
कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकल और लेड। ये 6 दिए गए हैं। इन 6 में से कौन से हैं जो ट्रेस तत्व होते हैं और मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? अभी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से देख के बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारे के सारे जिंक, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकल, लेड, ये सारे एलिमेंट हैं जो एक्सक्रीट किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं स्वेट के माध्यम से। 427वां प्रश्न है, कैल्सिटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड या फिर पीनियल ग्लैंड? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो थायराइड ग्लैंड है इससे सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन। और आप देखिए थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने शॉर्ट्स में कंप्लीट करा है, तो शॉर्ट्स भी आप मेरे साथ कवर करते रहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? ग्लूकेगॉन है, ग्रोथ हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है या फिर थायरॉक्सिन? इसका राइट आंसर है पैराथायराइड हार्मोन, जो कि ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है, साल का टीका निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक, टिटेनस, पोलियो या फिर टीबी? तो इसका राइट आंसर ये पोलियो से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट होगा। 430वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह फैलता है। ऑप्शन बी है, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखते हैं। दोनों ही कथन सही दिए गए ऊपर जो लिखे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही कथन बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह ही बॉडी में फैलता है। और जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, बी और सी दोनों वायरस हैं, इनसे संक्रमित जो लोग होते हैं इनमें कई वर्षों तक लक्षण ही नहीं पता चलते, जैसे कि HIV में भी नहीं पता चलते, इसलिए दोनों ही घातक हो जाते हैं और ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति जो कि पुरुष है, इसका विवाह अगर सामान्य महिला से हो जाए जिसके माता पिता वर्णांध नहीं थे, इनके बच्चों में वर्णांध होने की संभावना कितनी है? अ कलर ब्लाइंड पर्सन मैन get married to a normal woman whose parents were not colorblind, the possibility of being colorblind in their children is 25%, 33%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 0%। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0% है। अब इसको समझिए, अगर कलर ब्लाइंड मैन है तो इसको मैं, इसके जो क्रोमोसोम हैं वो XY होते हैं, मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं 23rd वाला, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें देखिए XY होता है, तो मैंने बोला कि कलर ब्लाइंड मैन है तो यहाँ पर मैंने C लिख दिया है। इसके बाद फीमेल का देखिए नॉर्मल है तो XX क्रोमोसोम है। अब इनसे गैमीट्स कैसे बनेंगे, X और Y, तो ये क्योंकि कलर ब्लाइंड है तो इस तरीके से 2 गैमीट फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी देखिए फीमेल के 2 गैमीट्स फॉर्म होंगे XX। अब क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो X, ये X बनेगा ना एक XX, लेकिन यहाँ का X देखिए कैसा कलर ब्लाइंड है। दूसरा देखिए XX, यहाँ पे भी ये भी कलर ब्लाइंड वाला ये आ जाएगा कैरेक्टर। अब ये Y का देखिए फर्टिलाइजेशन कराइए तो XY और XY। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो रिज़ल्ट आया, इसमें जो मेल हैं, ये जो सन हैं, ये कलर ब्लाइंड नहीं है। वैसे तो कलर ब्लाइंड ये गर्ल्स भी नहीं हैं, लेकिन ये कैरियर हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कलर ब्लाइंडनेस का जो कैरेक्टर है ये ट्रांसफ़र करेंगी, ये हेरिडिटरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने बताया है एक डायग्राम के थ्रू। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं या आप नहीं समझना चाहते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए समझा दिया कि देखिए जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के होते हैं XY और फीमेल के होते हैं XX। जब गैमीट बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर XX 2 गैमीट्स बन जाएंगे और मेल में ये बनेंगे XY। लेकिन मैंने बताया था कि कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पर कलर ब्लाइंड आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फीमेल हैं 4 बच्चे, अब इसमें मैंने है ना, तो परसेंटेज आपको बताना पड़ेगा 100% में। तो रेशियो क्या है, 0% है कि सभी नॉर्मल, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन था नहीं कि कौन सा कैरियर होंगे या नहीं कैरियर होंगे, ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। तो जो सन है वो नॉर्मल है दोनों, और जो फीमेल हैं, जो गर्ल्स हैं, वो क्या है, कैरियर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर मैंने जो डी बताया था वो 0% सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था बच्चों में, सारे बच्चों के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी,
घेंघा कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्णांधता बोलते हैं, या रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है? मधुमेह, बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन डी है हाइपर एसिडिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनको बुलिमिया होता है वो यही नहीं जान पाते उन्हें कितना खाना खाना है, उनका पेट भर गया है नहीं, और वो क्या करते हैं खाते ही रहते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि कब खाना बंद कर देना है। ऑप्शन बी राइट होगा। 435 क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या फिर लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। हृदय की धड़कन अर्थात हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए जो एसेंशियल है वो है पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग हानिकारक विकिरणों के प्रति कम संवेदनशील है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज लेस ससेप्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशंस? आइज, ब्रेन, हार्ट या फिर लंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, कम संवेदनशील होता है हानिकारक विकिरणों से। अगला प्रश्न है सेरेब्रल पॉल्सी, ये एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन ओल्ड पीपल, स्मॉल चिल्ड्रेंस, ड्रग एडिक्ट्स और ओनली लेडीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये छोटे बच्चों में होने वाला एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों के मूवमेंट या फिर छोटे बच्चे होते हैं ना वो सब प्रभावित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या होगा, ज़्यादा बॉडी मतलब बच्चे टाइट रखने लगते हैं, कभी कभी क्या होता है दूध नहीं पी पाते हैं, या उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता है, या उनका मूवमेंट सही नहीं हो रहा होता है। तो इसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, जो कि मस्तिष्क विकार होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है आँख के किस भाग में ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए आपको कौन कौन से दिए गए हैं। इसमें कॉर्निया है, लेंस दिया गया है, रेटिना दिया गया है और आइरिस दिया गया है। इसका सही उत्तर बताना है और हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट दोनों पाए जाते हैं रेटिना पर। 439 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के निशान ओमानी तांबे और हड़प्पा कलाकृतियों दोनों के रासायनिक विश्लेषण में एक सामान्य उत्पत्ति का सुझाव देते हुए पाए गए? जिंक, टिन, निकल या फिर लोहा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकल। अगला प्रश्न कोबैलामीन के बारे में है, बताना है क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है, और ऑप्शन बी हो जाएगा इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर न्यू सेल सिंथेसिस, अर्थात नए सेल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन है इट फंक्शंस एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। तो यह अमीनो एसिड और फैटी एसिड के उपापचय में एंजाइमों के लिए कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड फॉर्मेशन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, अर्थात यह रक्त निर्माण और तंत्रिका संबंधी कार्य के लिए आवश्यक है। और कोबैलामीन के बारे में बताया जा रहा है ऑप्शन डी में, इट एक्सेस कॉजेज परनीसियस एनीमिया एंड नर्वस सिस्टम। इसकी अधिकता से घातक एनीमिया और तंत्रिका संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इसमें यही स्टेटमेंट गलत दिया गया, ऑप्शन डी राइट होगा। कोबैलामीन की कमी से होता है घातक एनीमिया, या जिसे परनीसियस एनीमिया बोला जाता है। ऑप्शन डी गलत था, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आज के साइंस के प्रश्न थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को भी शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन पर ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपने अब तक जो भी पढ़ा है तो सब भूल जाएंगे। याद रखने के लिए लगातार रिवीजन करते रहिए। और जो बच्चे मुझसे पहले जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे थे वो क्या करेंगे, पिछली प्लेलिस्ट भी रिवाइज करिए, क्योंकि अभी तक तो अगर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार आप ऑलरेडी दे चुके हैं, अर्थात आप सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो रिवीजन कीजिए अच्छे से। अभी मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपने पहले पढ़ा नहीं है, तो ढंग से उसे भी पढ़िए और जो अब पढ़ाया जा रहा है उसे नए तरीके से पढ़िए। और अपने जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते रहिए। अभी जीएस के चक्कर में हिंदी मत भूल जाइएगा, समीक्षा अधिकारी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और जो पीसीएस वाले हैं वो अपने सीसेट पर भी फोकस करेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।